हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से। तो होता क्या है अल्कोहल्स, हम देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, फिज़िकल स्टेट, ये सब हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फिज़िकल स्टेट की। फिज़िकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्कोहल के, दैट इज़ लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स, ये लोअर मेंबर्स जो होते हैं ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। सो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड। एंड अगर मैं इनके टेस्ट और स्मेल की बात करूं तो इनमें होता है एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। तो यहाँ पे हमें बर्निंग टेस्ट देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। कौन? लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स। पर अगर बात आ जाती है हमारे हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स की, दैट इज़ हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल। अब हायर मेंबर्स बोला किसको जाएगा? ग्रेटर देन 12 कार्बन एटम्स। 12 कार्बन एटम से ज़्यादा जिसके कार्बन एटम होंगे उनको मैं हायर मेंबर्स कहूँगा अपने अल्कोहल्स की। तो हायर मेंबर्स में देखा गया है वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड, एंड दे आर टू कलरलेस, साथ ही ऑर्डरलेस। तो कलरलेस भी होते हैं, ऑर्डरलेस भी होते हैं हमारे हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, और ये मैंने बात करी एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर की हमने ये बात कर ली कि हमारे लोअर मेंबर्स कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट के साथ। हायर मेंबर्स जो ग्रेटर देन 12 कार्बन एटम्स है वो वैक्स लाइक सॉलिड, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं। तो ये था मेरा फिजिकल स्टेट। सेकेंड मैं बात कर लेता हूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट की, कि मेरे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ सो द बॉइलिंग पॉइंट of alcohols is much greater or higher than the corresponding। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। So the boiling point of alcohols is much greater than the corresponding hydrocarbons and haloalkanes. This is due to the presence of OH group attached in the alcohol, mainly due to its high polarity. तो होता क्या है, OH ग्रुप की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई पोलैरिटी होती है, एंड OH में ही मुझे ये देखने को मिला है कि देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ बोथ द एटम्स। यानी मेरा जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इनके बीच में हाई पोलैरिटी जनरेट होती है। अब हाई पोलैरिटी जनरेट होने की वजह से क्या होता है, ये फॉर्म करने लग जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अल्कोहल्स में हमें देखने को मिलती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है अल्कोहल्स के अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि मेरा कोई भी अगर लेट से ये ROH का मॉलिक्यूल है एंड कोई एक दूसरा ROH का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कोई दूसरा ROH का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो होता क्या है दूसरे मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, यानी दोनों मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। वैसे ही ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड सो ऑन ये करते हैं। ठीक है, सो ऑन यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ इसकी वजह से क्या देखा गया है, इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मेरा ROH मॉलिक्यूल था वो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल ना होके कंसिडर्ड हो जाता है टू बी एज अ होल। यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो पार्शियल बॉन्ड्स बने हैं ना, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जो डिस्क्रीट मेरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल था उसकी
यूनिकनेस को मिटा देते हैं, यानी अब वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल मेरा यूनिक नहीं रहा। दैट इज़ कि वो अकेला एक अल्कोहल का ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, उसके साथ और भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो गए हैं, एंड इसको मैं ऐसा होल एसोसिएटेड अल्कोहल्स कहता हूँ। इसीलिए यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं एसोसिएटेड अल्कोहल्स, एसोसिएटेड अल्कोहल्स। ठीक है, यूनिकनेस आई गेस यहाँ पे वर्ड सही होगा बोलना, बिकॉज यूनिक यानी कि आर ओ एच अब मेरा यूनिक नहीं रहा, उसके जैसे कई और ऐसे आर ओ एच हैं जो उसके साथ अटैच हो रखे हैं, उसके जैसे भी हो सकते हैं, उसके जैसे नहीं भी हो सकते। आर ओ एच में यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेसिकली मतलब है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से मतलब है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक डिस्क्रीट अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ना कंसिडर करवा के हम ऐसा होल बोल देते हैं। अब देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली इसको बॉयल करने में तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा लगेगा ना। देयर फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक दीज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हेंस देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो यही रीज़न है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। बट अगर हम देखें अल्कोहल्स का जनरली हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू देयर आइसोमेरिक ईथर्स। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अल्कोहल एंड ईथर्स जो है ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स की होने की वजह से भी अगर हम इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होता है देन ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिला है। पर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं कि अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड ईथर्स में वो नहीं होती है, इसलिए हम देखते हैं कि द लोअर मेंबर्स have the boiling point low. With the increase in the number of carbon atoms, the boiling point keeps on increasing gradually. This is because of the increase in van der Waal forces. तो हमें देखने को मिलता है कि लोअर मेंबर्स का फिर भी कंपेरेटिवली यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, अल्कोहल्स की कंपैरिजन में अगर मैं हेलो एल्केन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स को कंपेयर करो तो इन दोनों के कंपैरेटिवली इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। बट अगर मैं अल्कोहल्स में ही कंपैरिजन उसके लोअर मेंबर और हायर मेंबर्स में करूं तो लोअर मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट फिर भी कंपैरेटिवली देन द हायर मेंबर्स कम होता है। एंड जैसे जैसे कार्बन एटम मेरे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ही वैन डर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से उनके बीच में क्योंकि ज़्यादा क्या आ जाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता रहता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये देखा। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ब्रांचिंग के केस की, अगर मेरे अल्कोहल, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐसा डिस्क्रीट ना होके इसको हम एसोसिएटेड अल्कोहल्स बोल देते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो इंक्रीज़ हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज़ यानी बढ़ेगा ही ना, बिकॉज ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल थोड़ा ना रहा है, अभी इनको हम पूरा एसोसिएटेड अल्कोहल्स कंपेयर कर रहे हैं, तो कितने सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया था कि लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से एंड यहाँ पे हाई पोलैरिटी रहती है, जिसकी वजह से ये मेरे एसोसिएटेड अल्कोहल्स माने जाते हैं। हम इनको ऐसा डिस्क्रीट नहीं यानी कि अलग नहीं मानते इस स्ट्रक्चर से। अभी सारे एक ही हम कंसिडर करते हैं, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा ही होगा ना, वही है लिखा है। और हमने बात करी कि अगर मेरे अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग हो जाती है तो उसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज़ होते ही वैन डर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज़ होते हैं एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। चलिए, ये था इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी का फैक्टर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड फैक्टर की, विच इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या देखा गया है कि जो मेरे लोअर मेंबर्स होते हैं अल्कोहल के, द लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। बट जो ये सॉल्युबिलिटी है
ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मैं अपने हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स को अचीव करता हूँ वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। सो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल। क्यों होते हैं ये हाईली सॉल्युबल? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ये वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बट अब आप ये क्यूरियस होंगे जान के कि फिर तो उन्हें, जब हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल है तो उन्हें भी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहिए, पर वो नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता रहता है वैसे वैसे ही मेरा एल्काइल ग्रुप का जो साइज़ है वो भी बढ़ता रहता है, एक्सपैंड होता रहता है। क्योंकि एल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ता रहता है हायर मेंबर्स के टर्म्स में, ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर बढ़ता है वैसे वैसे साइज़ बढ़ेगा ना एल्काइल ग्रुप का। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स के बीच में नहीं बनने देते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिवेंट करते हैं जैसे जैसे मेरे एल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ता रहता है। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर मेरा सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज़ होनी ही थी, तो यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी का डिक्रीज़ देखने को मिलता है। However, as the size of the alcohol increases, the alkyl group becomes larger and prevents the formation of hydrogen bond with water molecules, and hence the solubility goes on decreasing with the increase in the length of carbon chain। ठीक है, तो ये था सॉल्युबिलिटी का केस। फोर्थ हम बात करते हैं इसके डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें तो अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर। वाटर से तो ये लाइटर होते हैं, बट जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा अल्कोहल के मॉलिक्यूल का, उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। लास्ट हम अल्कोहल्स का डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा मीथानॉल यहाँ पे होता है, मीथानॉल मेरा हाईली पॉइजनस होता है। क्या होता है? हाईली पॉइजनस। हाईली पॉइजनस होने की वजह से ये जो है ये अनफिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग। मीथानॉल इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड अगर किसी ने बाई चांस मीथानॉल को कंज्यूम कर भी लिया सो इट कैन कॉज इवन डेथ, ठीक है। तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है, चोकिंग इफेक्ट लेके आएगा। बट ऑन द अदर हैंड इथेनॉल जो है वो हमारा एक सेफ अल्कोहल कहलाया जाता है, और ये जो है ये फिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग, यानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो अल्कोहल यूज़ किया जाता है वो इथेनॉल ही होता है। और यहाँ पे बात करूँ तो ये डेथ के साथ साथ ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है अगर हमने मीथेनॉल को कंज्यूम करा तो। इसीलिए मीथेनॉल को कंज्यूम नहीं किया जाता, उसकी प्लेस पर इथेनॉल कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी अल्कोहल की आपको एक एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता दूँ तो ये देखा गया है कि जो मेरे अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स की जो एसिडिटी है ना, एसिडिटी वो कम होती है फिनॉल्स की एसिडिटी से। फिनॉल्स की एसिडिटी से कम होती है। एंड यहाँ पे मैं आपको इसका रीज़न बता दूँ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिनॉल्स में जैसे ही H+ निकलता है तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फेनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे जब H+ निकलता है तो हमें यहाँ देखने को मिलता है एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन। एंड ये देखा गया है कि जो मेरा फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एल्कोक्साइड आयन से, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन प्रेफरेबल हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन, एंड उसी के लिए H+ यहाँ पे आसानी से निकल पाता है। एंड ठीक है, ये बता दिया मैंने। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्योंकि मेरा एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होता है तो वो आसानी से H+ रिलीज़ नहीं करता, और एसिडिटी मेरा यही तो होता है कि ये टेंडेंसी टू रिलीज़ H+ आयंस, क्योंकि अल्कोहल मेरे H+ आयन को रिलीज़
करने में डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं, तो अल्कोहल्स की एसिडिटी फ़िनॉल की एसिडिटी से अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात करी अल्कोहल्स की। चलिए अब करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ़िनॉल्स के बारे में। फ़िनॉल्स के बारे में अगर मैं डिस्कस इसके सबसे पहली चीज़ पे करूं, जो कि है स्टेट एंड स्मेल, तो यहाँ पे देखा गया है कि फ़िनॉल्स आर कलरलेस, फ़िनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये कलरलेस भी होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं। ठीक है, सो फिनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा गया है कि दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक ऑर्डर्स। ठीक है, तो स्मेल की अगर मैं बात करूँ, स्टेट तो मैंने बता दिया कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड होते हैं। स्मेल की बात करूँ तो ये जो होते हैं इनमें कैरेक्टरिस्टिक फेनोलिक ऑर्डर होता है। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फेनोलिक ऑर्डर। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी, तो सेकंड अगर मैं बात करूं इसकी सॉल्युबिलिटी की, सो अनलाइक एल्कोहल्स फिनॉल्स आर sparingly soluble in water. सो अब ध्यान से सुनिएगा, द नॉन पोलर अराइल ग्रुप इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड इट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मास्क्स द पोलर करेक्टर ऑफ द OH ग्रुप। क्योंकि फिनॉल्स में देखा गया है कि जो मेरा अराइल ग्रुप होता है, यहाँ पे एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक अराइल ग्रुप, तो अराइल ग्रुप जो फिनॉल में है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से वो पोलर कैरेक्टर को बिल्कुल ढक के रख देता है OH ग्रुप के, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरा इतना ज़्यादा पोलर यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, हाउएवर फिनॉल्स जो हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं अल्कोहल्स में, ईथर्स में एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी। स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं ये, यानी वाटर में ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते हैं। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज वाटर को चाहिए होता है भाई उनके साथ कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, पर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? बिकॉज जो पोलर कैरेक्टर है OH का वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप के लार्ज साइज़ की वजह से पोलर कैरेक्टर OH ग्रुप का डिक्रीज़ हो जाता है। अब पोलर कैरेक्टर ही नहीं है तो फिर वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेंगे? अभी पीछे हमने देखा था ना अल्कोहल्स में पोलर कैरेक्टर था तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे। यहाँ पे है ही नहीं पोलर कैरेक्टर तो वो नहीं करेंगे। हाउएवर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेरे फिनॉल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, वाटर कह रहा हूँ, इन ईथर, अल्कोहल्स में भी होते हैं एंड हम इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हाउएवर हमने यहाँ पे देखा कि इन सब में तो सॉल्युबल होते ही हैं, और स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है? इन लिटल अमाउंट्स, यानी वो वाटर में लिटल अमाउंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं हो रहे थे ना, लोअर मेंबर्स फिर भी हो रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर वो लिटल अमाउंट्स में सॉल्युबल इन वाटर हो रहे हैं तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है, अभी मैंने बताया। ठीक है, बट कुछ अमाउंट में देखा गया है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करने की कोशिश तो करते ही हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट में देखा गया है। अल्कोहल्स में तो ये कर ही रहे थे फॉर श्योर, यहाँ पे ये फोर्सफुली फिर भी कर लेते हैं। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अगर ये मेरे फिनॉल के साथ OH लगा है एंड एक दूसरा OH लगा है इस फिनॉल के साथ, और यहाँ पर ये सारे क्या है? फिनॉल्स हैं, तो इनमें भी थोड़ी थोड़ी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल जाती है।
ठीक है, बहुत थोड़ी देखने को मिलती है, इसलिए हम कह रहे हैं स्पेरिंगली, मतलब इन लिटल अमाउंट्स में हम कह रहे हैं कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अनलाइक अल्कोहल, यानी अल्कोहल्स की तरह नहीं, जो हायर मेंबर्स तो बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स, बट उनकी तरह ना हो के ये लिटल अमाउंट्स में वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हाउएवर मैंने आपको बताया था कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, बट इन सम केसेस ये देखा गया कि ये बना लेते हैं, इन वेरी रेयर केसेस। ठीक है, थर्डली अगर मैं बात करता हूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट की, थर्डली अगर हम बात कर लें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर ऑब्वियसली हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलोअरीन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो यानी जो बॉइलिंग पॉइंट मेरे फिनॉल का होता है वो ज़्यादा होता है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स एंड दैट टू एरोमेटिक हैलो एल्केन्स। एंड सिमिलरली मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो फिनॉल का होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअरीन्स भी ज़्यादा देखा गया है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स are higher than the boiling point of the aromatic hydrocarbons and haloarenes of the comparable molecular masses। ठीक है, ओके। The higher boiling point is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in phenols, therefore they exist as associated molecules। तो यहाँ पर भी क्या देखा गया है कि जैसे मैंने अल्कोहल्स में आपको बताया था वैसे ही यहाँ पर भी जो ये रेयर केस में हो रही थी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी ज़्यादा ही देखा गया है, ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट देखी गई है हमारे फिनॉल्स में। तो जिसकी वजह से ये डिस्क्रीट फिनॉल्स ना कहला के एक एसोसिएटेड फिनॉल्स हो जाते हैं एंड ओवरऑल इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन लिटल अमाउंट तो ये वाटर में सॉल्युबल होते ही हैं, बट हाउएवर जैसे तैसे रेयर बनाए या फिर जनरल में बनाए, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट तो करती है ना इनकी, और इसी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेरे फिनॉल्स का साइज़ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है देन एरोमेटिक हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, आसान था, बहुत आसान था है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देख लेते हैं कि हम ईथर्स में कैसे कर सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का शो। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने ईथर्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फ़िज़िकल स्टेट। तो यहाँ पे देखा गया है, चलिए मैं इसे जल्दी से लिख देता हूँ। तो अगर हम इसकी फ़िज़िकल स्टेट देखें तो लोअर मेंबर्स आर गैसेस एंड हायर मेंबर्स आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स विद अ प्लीजेंट स्मेल। सेकेंडली अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें, सो ईथर्स हैव अ बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर लाइक वाटर and due to the greater electronegativity of oxygen than carbon, the CO bond is slightly polar having bond angle 110 degree। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये जो ROR' बनता है ना बॉन्ड, यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो इसकी पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी भी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इसकी पोलैरिटी भी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऑक्सीजन की तरफ ही आता है। तो ईथर्स में ये देखा गया है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी होता है एंड जो दो CO बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है, तो हमने देखा गया है क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बॉन्ड मेरा स्लाइटली पोलर भी होता है। तो ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में। थर्ड अगर मैं डिस्कस करूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे देखा गया है कि ईथर्स की जो होती है ना वो लो पोलैरिटी होती है। बिकॉज ईथर्स की लो पोलैरिटी होती है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ही कहलाए जाते हैं और एज एसोसिएटेड ईथर नहीं कहलाए जाते जैसे कि हम अल्कोहल्स को बोल रहे थे। इसलिए जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये लो ही होता है, बिकॉज ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ही कंसिडर किए जाते हैं, अल्कोहल्स की तरह एसोसिएटेड नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना,
The large difference in the boiling point of alcohols and ethers is due to the presence of hydrogen bonding in alcohols. अब ये आपका गिव रीज़न में भी आ सकता है कि अल्कोहल्स की तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा होती है, अल्कोहल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे यानी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का इतना ज़्यादा होता है, ईथर्स का क्यों नहीं होता है इतना ज़्यादा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम्स एंड ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस boiling point of lower members such as dimethyl ether and ethyl mether are only slightly higher than those of the corresponding n alkanes of comparable molecular masses. यानी कि जो मेरे लोअर ईथर्स होते हैं ना, जो मेरे लोअर ईथर्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है देन एन एल्केन्स. एन एल्केन्स यानी आप कोई भी एल्केन अगर उठा लो जिसका कंपेरेबल मास हो मेरे ईथर्स के जैसे, तो उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है. यहाँ पे ये देखा गया है, ठीक है. ओके देखा गया. और यहाँ पे वीक ईथर्स में अगर मैं बात करूँ तो वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था. ईथर्स वन शॉट वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं बिकॉज हमने ऊपर देख ही लिया कि इनकी पोलैरिटी कितनी कम होती है. ओके ओके ना. तो ये इसका ट्रेंड था बेसिकली पूरा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, ठीक है. और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बिटवीन द ईथर मॉलिक्यूल्स, वो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे स्लाइटली लेस होती है देन दोज इन लिटिल मोर सिमेट्रिकल एन एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मासेस. यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो ईथर के मॉलिक्यूल्स में वो वैंडरवॉल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईथर मॉलिक्यूल्स स्लाइटली लेस होती है दैन दोज इन लिटिल मोर सिमेट्रिकल एन एल्केन्स. जो एन एल्केन्स सिमेट्रिकल एन एल्केन्स में जो देखी जाती है वैंडरवॉल फोर्सेस उससे स्लाइटली कम होती है दैन इन बिटवीन द ईथर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. चलिए अब इसकी डेंसिटी डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं अपने ईथर्स की डेंसिटी की बात करूँ तो एक लाइन यहाँ पे काफ़ी होगी कि जितने भी मेरे ईथर्स होते हैं दे आर नेटवर्क इशू अगेन. ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर. इसकी डेंसिटी इतनी ही काफ़ी होगी, यानी जो मेरे वाटर की डेंसिटी है उससे सारे ईथर्स जो हैं वो लाइटर होते हैं. चलिए लास्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी अगर मैं इसका डिस्कस करूं सो मैं इसको लिख लेता हूं. तो अगर मैं बात करूं इसके सॉल्युबिलिटी की, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ईथर्स इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मासेस. यानी अल्कोहल की तरह ही होती है. लोअर ईथर्स जो मेरे होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर सेम अल्कोहल की तरह, इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ एबल टू मेक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट हायर ईथर्स नहीं हो पाते हैं. क्यों नहीं हो पाते हैं हायर ईथर्स? ये भी सेम रीज़न दैन अल्कोहल्स ये, बिकॉज यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है जो कि प्रिवेंट करता है ईथर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में. तो वो वाटर में कहाँ से डिज़ोल्व हो पाएंगे हायर ईथर्स? एल्काइल ग्रुप का ही साइज़ इतना बढ़ जाता है ना. हाउएवर जो ईथर्स मेरे होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लाइक एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म भी आप कह सकते हैं, ठीक है. तो ये था सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड इन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स. तीनों का ही बता दिया, सॉल्युबिलिटी बता दी, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. एंड ऑल्दो हमने ईथर्स में डाइपोल मोमेंट भी डिस्कस कर लिया है. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड एडिशनली मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की अल्कोहल फिनॉल वन शॉट अलग से एंड ईथर्स अलग से वन शॉट बन रखा है, तो उसको भी गो थ्रू आप कर सकते हैं. वहाँ पे ट्रिक्स के साथ सारी MOP एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है. सो थैंक यू.